नमस्कार दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर हजारों ऐसे कमेंट रिसीव करता हूं जिसमें बच्चे ये लिखकर भेजते हैं कि सर मुझे करंट अफेयर्स में चीज़ें आने लगी हैं। जिन लोगों को करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं आता था, जो बिल्कुल जीरो थे, जिनको करंट अफेयर्स पढ़ना तक नहीं पता था, वो लोग भी आज एग्जाम में 50 में से 48 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, जीरो थे, कुछ नहीं थे, सभी को करंट अफेयर्स में आज की डेट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बात होती है दोस्तों कि आप कितना बिलीव करते हैं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ईमानदारी से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। बस आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए। 3-4 महीने जैसे ही बीतेंगे आप खुद देखोगे, आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन सही करके आओगे। आपका नॉलेज, आपका डिफरेंस दूसरे बच्चों से लाख गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, बस विश्वास करिए। जिस दिन मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि मैं इस तरीके का करंट अफेयर्स नहीं बना पाऊंगा, उस दिन से मैं खुद वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन जब तक आप लोगों के प्यार की वजह से, या कह सकते हो भगवान के आशीर्वाद की वजह से, जब तक मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, तो तब तक मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा चीज़ करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग भी ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किस वजह से परेशान है? परेशान इस वजह से हैं कि दुनिया में जो ज्वालामुखी आता है, ठीक है, उसमें से 80% जो ज्वालामुखी आता है, आपको पता है वो कहाँ पर आता है? 80% ज्वालामुखी इस रीजन में आता है। यहाँ से लेकर यहाँ चले आओ, उसके बाद में यहाँ आ जाओ। ये जो मैंने आपको ब्लू कलर से रीजन दिखाया है, इस रीजन में दुनिया के 80% ज्वालामुखी आते हैं। इस वजह से इस देश के लोग बहुत परेशान रहते हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी एक आम बात होती है। ये रीजन आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन ये बना है कि हाल ही में किस देश में 21 अप्रैल 2019 को माउंट आगुंग नामक ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। तो ये जो ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट आगुंग, ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में एक्टिव यानी कि सक्रिय हो गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खास करके दोस्तों, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ज्वालामुखी मतलब बहुत ही आम बात है। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि भारत में बारिश होने लगती है, इस तरीके से वहाँ पर, या कह सकते हो धूप गर्मी पड़ने लगती है, इस तरीके से वहाँ पर ज्वालामुखी होता है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं इंडोनेशिया का वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है। ये रहा अपना प्यारा भारत। ठीक है, भारत से नीचे की तरफ आप ये देश देखोगे, लाल कलर से जो फैला हुआ है, आइलैंड से चारों तरफ से फैला हुआ है, इस देश को बोलते हैं इंडोनेशिया। अब यहाँ पर ये जो भूकंप, ये जो ज्वालामुखी आया है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, इस रीजन को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, कोरिलेट करना, ये आपको देखो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। अब हम पूरे मैप को नहीं देखेंगे, अगले मैप में आपको मैं इतना मैप दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसको जूम करके अगर देखोगे तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका इंडोनेशिया। अब ये जो लाल कलर से डॉटेड डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये जितने भी देश इस रीजन में आते हैं, इस सब जगह पर ये भूकंप आता है। तो जितने भी ये देश जो इस तरीके से मैं जोड़ देता हूँ, ये जिनमें भूकंप आता है, इनको अगर जोड़ेंगे तो एक रिंग बनेगा। ठीक है, और इसी रिंग को बोला जाता है रिंग्स ऑफ फायर। ठीक है, यूपीएससी और एसएससी में बार बार पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ फायर क्या होता है। तो यही वो रिंग्स ऑफ फायर है जो आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें आप देख सकते हो इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद में जापान, कनाडा, अमेरिका, पेरू, चिली, ये सारे देश इस बॉर्डर पर पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा एक बार भारत में सुनामी भी आया था, वो भी इसी वजह से आया था, क्योंकि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा था, उसके बाद में वो सुनामी में कन्वर्ट हो गया था और भारत की तरफ बढ़ गया था। तो यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आता है कि सर, सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई, रिंग्स ऑफ फायर क्या होता है मैं समझ गया, कहाँ पर ज़्यादा भूकंप ज्वालामुखी आते हैं वो भी मुझे समझ में आ गया है, लेकिन सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आखिर पूरी दुनिया के 80% ज्वालामुखी इसी रीजन में क्यों फटते हैं? तो उसका कारण क्या है? वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। होता क्या है दोस्तों, एक जोन होता है जिसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। जहाँ पर ये ज्वालामुखी आता है उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन क्या होता है? ये रहा सबडक्शन जोन। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बनी है, प्लेटों से मिलकर बनी है। तो होता क्या है कि एक प्लेट होती है जिसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। तो ये जो लिथोस्फेयर की प्लेट होती है, ये आपस में टकराना शुरू कर देती है इस रीजन में।
तो जब ये आपस में टकराती है तो जो भारी वाली प्लेट होती है जो वो नीचे की तरफ झुक जाती है और जो हल्की वाली प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ हो जाती है। तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भारी वाली प्लेट जब नीचे की तरफ झुकती है इस तरीके से, तो ये नीचे जाकर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैग्मा में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पर जो ये स्पेस क्रिएट होता है, उसी के माध्यम से ये ज्वालामुखी बनकर या फिर भूकंप बनकर या फिर कह सकते हो किसी भी तरीके से ये यहाँ पर निकलने लगता है। इस वजह से सबडक्शन जोन और लिथोस्फीयर ये दो चीज़ें कारण होती हैं इस रीज़न की कि सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है वो इसी रीज़न में आते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल अच्छे से दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी दूसरे बच्चों के तरीके 50 में से 48 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं करंट अफेयर्स में, तो अभी भी आप देर नहीं हुए हैं, जल्दी से पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स आप परचेज कर सकते हैं, जिस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। यानी कि पिछले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च का तीनों पीडीएफ को मिक्स करके एक सिंगल पीडीएफ बनाया गया है और इस पर लगा दिया गया है डिस्काउंट। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। वैसे तो ये पीडीएफ आपको 150 रुपये का मिलता है, लेकिन ये डिस्काउंट प्राइस पर आपको मात्र 100 रुपये का मिल रहा है और इससे सस्ता मार्केट में कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो इतने कम पैसे में आपको जो पीडीएफ मिल रहा है, अब देर बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल देर किए बिना, समय गंवाए बिना, क्योंकि बहुत ही ईमानदारी से मैंने ये पीडीएफ बनाए हैं। आप इनको लीजिए और एक बार खुद से पढ़कर देखिए, आपको एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि वाकई ये पीडीएफ अच्छे हैं या फिर जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको एक बार लीजिए, फिर एग्जाम में देखिए, आप भी बहुत अच्छा स्कोर करने लगेंगे। तब तक चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आ गए थे कि अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2019 किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2019 जो है ये चाइना में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है सर, आंसर समझ में आ गया, लेकिन सर ये होता क्या है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। देखो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो होता है, सबसे पहले इस फोटो को देख लो, आपको एक नौसेना का जहाज दिख रहा होगा। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू क्या होता है, ये एक नौसेना के जहाज़ों, विमानों और पनडुब्बियों की एक परेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक परेड होती है जहाँ पर बहुत अलग अलग देश पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने अपने देश की जहाज, विमान और पनडुब्बियाँ लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर उनका परेड होता है। ठीक है, तो ये जो प्रदर्शन होता है इसको हर साल अलग अलग देश में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2019 में इसको चाइना में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर अगर ये चाइना में हो रहा है तो क्या भारत की तरफ से भी कोई जहाज भेजा गया है। बिल्कुल, 2 जहाज भेजे गए हैं, जो कि एक क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो फ्लीट रिव्यू हो रहा है उसमें भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज भेजे गए हैं, तो आप आंसर टिक करोगे। 2 युद्धपोत भेजे गए हैं। पहले का नाम है INS कोलकाता और दूसरे का नाम है INS शक्ति। इन दोनों को भेजा गया है। और इस बार ये जो चीन इस फ्लीट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, रीज़न उसका ये है कि इस बार चीन की जो नौसेना है उसके 70 वर्षगांठ पूरी हो चुके हैं। इस अवसर पर वो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। आगे चलते हैं। चूँकि यहाँ पर दोस्तों चाइना की बात हो रही है, तो आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से कि चाइना को लेकर करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में RIC समिट कहाँ पर हुआ है, तो RIC समिट जो है वो चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इस बार 16वीं बैठक थी। RIC का फुल फॉर्म होता है रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बना था कि दुनिया में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है। तो क्वेश्चन बना था कि भारत जो है वो जापान को पीछे करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। और ये रिपोर्ट जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने ऐसा बोला था। तो सर नंबर 1 पर कौन सा देश है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, नंबर 1 पर यहाँ पर आता है चाइना। चाइना जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन वाला देश है। नंबर 2 पर है इंडिया और नंबर 3 पर आता है जापान। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन बना था कि ये आपको यहाँ पर चंद्रमा दिख रहा होगा। चंद्रमा में आपको केवल इतना पार्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पीछे वाला पार्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो हुआ ये था कि दुनिया का पहला ऐसा देश कौन बना है जो कि चंद्रमा के ऐसे हिस्से पर सैटेलाइट लॉन्च कर पाया है, लैंड कर पाया है, जिसको कोई देख नहीं पाया था अभी तक। ये जो अंधेरा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट पर सैटेलाइट लॉन्च करने वाले देश का नाम है चाइना।
चीन ने ऐसा कर दिखाया था, और चीन के उस सैटेलाइट, उस यान का नाम है चांग चांग ई फोर ने चंद्रमा के ऐसे हिस्से पर लैंड किया था जिसको कोई देख नहीं सकता है, और ये कारनामा चाइना देश ने किया था। और इसी मिशन में पहली बार ऐसा हुआ था कि चांद पर कोई देश यहाँ पर कपास का पौधा उगाने में कामयाब हुआ था। ये आप देख सकते हैं, कपास का पौधा भी आपको दिख रहा होगा। तो ये चांग ई फोर इसके सैटेलाइट ने, चाइना ने पहली बार चंद्रमा पर कपास के पौधे को उगाने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद में एक एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम है हैंड इन हैंड। ये भारत और चाइना के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। एक आखिरी क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने यहाँ पर वर्चुअल एंकर, न्यूज़पेपर न्यूज़ रीड करने वाला एंकर यहाँ पर लॉन्च किया था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2019 किस दिन मनाया गया? तो यहाँ पर ये जो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस है, इसको 22 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना, विश्व पृथ्वी दिवस 2019 जो है ये 22 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ जानेंगे। एक बार इसका फोटो देख लो, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया गया है। अब इसमें करना क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी के जो पर्यावरण है, उसका वातावरण है, उसको साफ रखने के लिए ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि वो पृथ्वी के संरक्षण की तरफ काम करें। तो इसका कुछ ना कुछ थीम भी होगा सर। बिल्कुल है। तो इस बार का जो इसका थीम है, विषय है, वो है प्रोटेक्ट द स्पेसीज, यानी संततियों को बचाएं। प्रोटेक्ट द स्पेसीज, ये इसका सब्जेक्ट रखा गया है। और पहली बार ये 1970 में मनाया गया था, जिसके बाद से लगातार इसको मनाया जा रहा है पृथ्वी के एनवायरनमेंट में के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिविल सर्विसेज डे, सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया गया? तो सिविल सर्विसेज डे हाल ही में मनाया गया है 21 अप्रैल को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया गया है, जहाँ पर मैं आपको एक सरकारी सिविल सर्विसेज डे का फोटो भी दिखा सकता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर एशियाई चाय गठबंधन लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों एशियाई चाय गठबंधन जो है ये चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? देखो यहाँ पर चाय गठबंधन जो है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैठकर चाय पियेंगे। इसका उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर चाय का जो व्यापार है, ट्रेड है, उसको बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। तो एशिया का जो चाय गठबंधन जो लॉन्च है ये चाइना में किया गया है। यहाँ पर चाय के व्यापार में कैसे प्रोग्रेस करी जाए, कैसे दोनों देशों की संस्कृतियाँ आपस में एक्सचेंज करी जा सकती हैं, कैसे चाय के व्यापार को पूरे एशिया में बढ़ावा मिल सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। तो इसको चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2018 से 19 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों 2019 में जो संतोष ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करी गई है उसको सर्विसेज टीम ने जीत लिया है, पंजाब को हराकर। ठीक है, यहाँ पर मुझे अच्छे से याद है एक क्वेश्चन था जो बहुत दिनों तक एग्जाम में पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले इसका आंसर सुनो। 2019 का जो संतोष ट्रॉफी है वो सर्विसेज टीम ने जीता है, पंजाब को हराकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संतोष ट्रॉफी है, सबसे पहले ये जानो कि ये किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब यहाँ पर सर्विसेज टीम जो है उसका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीछे पंजाब, यहाँ पर रनर अप टीम भी यहाँ पर दिखेगी आपको। तो संतोष ट्रॉफी 2019 जो है वो टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको चूंकि यहाँ पर आप हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, तो हो सकता है यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जितने भी ट्रॉफी और उनसे संबंधित खेल होते हैं, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सारे नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे। जैसे होप मैन कप होता है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा लॉन टेनिस से संबंधित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। तो एक बार इसको आंख बंद करके रिवाइज कर लेना, केवल सुनने पर से याद नहीं होगा। समझदार वही है जो वीडियो को जगह जगह पर रोक कर चीज़ों को माइंड में एक बार बोल कर देखेगा, उसको उतने ही अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो सभी लोग देख रहे हो,
फ़ायदा उसका उसी को होगा जो इस तरीके से फॉलो करेगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो यहाँ पर एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसका नाम है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसमें भारत जो है वो 17वें नंबर पर आया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उस मामले में भारत जो है वो 17वें नंबर पर आया है। इसके अलावा यहाँ पर एक मन में सवाल बनता है कि सर ठीक है, भारत की पोजीशन तो समझ में आ गई, लेकिन भारत पिछले साल कौन से नंबर पर था? तो पिछले साल जो था भारत 37वें नंबर पर था। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करी है। तो सर इसमें टॉप के 3 पोजीशन पर कौन है? हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो नंबर 1 पर है, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर नंबर 2 पर है, और यहाँ पर कनाडा जो है वो तीसरे नंबर पर आया है। भारत इसमें 17वें नंबर पर आया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड क्रिएटिव इनोवेटिव डे किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डे मनाया जाता है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं जल्दी से। इसके अलावा शुरू करते हैं आज का क्विज। उससे पहले बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स का लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का क्विज। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस लेखक ने अपना नया उपन्यास क्विचोटो अगस्त में प्रकाशित किया जाएगा? हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा भारत का हज कोटा कितने लाख कर दिया गया है? हाल ही में कौन सी कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली भारत की पहली खुदरा कंपनी बन गई है? चीनी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत की जयदीप सरकार को किस देश में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से प्यार आप देते रहेंगे, सो दैट मैं भी मोटिवेट होता रहूँ इसी तरीके से वीडियोस बनाने के लिए। जब तक आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, ये मानकर चलिए आपका करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा रहेगा। वीडियो को बराबर प्यार देने के लिए इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।